तो ये मैन्युफैक्चरिंग में यही है। अभी तक हमने कितना कर लिया, ये नहीं किया ना अभी। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग की हमने डेफिनेशन की है कि फैशन मर्चेंडाइजिंग जो है सही टाइम पे मर्चेंडाइज को लॉन्च करना सही प्राइस में, और फैशन मर्चेंडाइज़र वो इंसान जो ये चीज़ करता है। अब इसमें हम मेन पॉइंट्स कर रहे हैं कि मर्चेंडाइज़र का क्या क्या रोल होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा बनाने के जब वो डिज़ाइन बन रहा है उस टाइम पे वो पीस ऑफ क्लोथिंग जो इसमें यूज़ होगा उसके बारे में डिसाइड करता है, और उसके लिए उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो जो डिज़ाइनर का व्यू है उसको एग्जैक्ट प्रैक्टिकली उसको उतारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंडाइज़र की होती है। By applying knowledge about fabric and clothing construction, a fashion merchandiser takes a designer's place. अब यहाँ पे वो डिज़ाइनर की जगह ले लेता है and find the best way to manufacture the item. At the same time taking, हाँ एक और चीज़ कि अब उसे ये भी ध्यान रखना है कि वो का किसके लिए बन रहा है, तो उसके इस हिसाब से उसे प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ेगा एंड टारगेट मार्केट इनटू कंसिडरेशन, और कितना क्या उसकी टारगेट मार्केट है इसके ऊपर भी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत एक्सपेंसिव अगर उसने क्लोथ खरीद लिया और वो उसकी टारगेट ऑडियंस अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी तो उसका सारा एफर्ट जो है वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए उसको ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी भी वही मिले जो वो चाह रहा है और वो उसी बजट में मिले जो आगे वो उसका टारगेट ऑडियंस अफोर्ड कर सकती है। समझ आ गया? मैन्युफैक्चरिंग में जो मर्चेंडाइज़र जो है वो डिज़ाइनर का रोल भी प्ले करता है। बाइंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग व्हेन अ मर्चेंडाइजर बाइज फैशन आइटम टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्टोर। अब अगर वो मर्चेंडाइज़र जो है स्टोर में काम कर रहा है, स्टोर मर्चेंडाइज़र है, ठीक है, अगर वो स्टोर उसका खुद का है तो उसे क्या करना, उसका काम है सामान को खरीदना और अपने स्टोर में रखना। जैसे लोग करते हैं ना कि उन्होंने रेडीमेड शर्ट्स वगैरह ले ली, थोड़ा उसमें चेंजेस कर दिए, अपने ब्रांड का नाम लगा दिया और उसे फिर सेल कर दिया। जैसे प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह आती है तो नॉर्मल वो शर्ट क्या करते हैं, पहले ख़रीदते हैं बल्क में, उसके ऊपर अलग अलग प्रिंट्स और पैटर्न्स वगैरह बना देते हैं। तो ये भी आता है कि बाइंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजर बाइज फैशन आइटम टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्टोर। अब वो खुद के वो जो है स्टोर बेसिकली ओनर है वो। A fashion merchandiser must be aware of the target market for the fashion item and also be very well versed with fashion trend analysis and forecasting. अब उसे ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फैशन जो है वो उसका पहले तो टारगेट मार्केट के कौन होगी, और दूसरा कि वो पर्टिकुलर फैशन उनको इतना आइडिया होना चाहिए कि वो कब तक टिकेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना लॉट रखेगा अपने स्टोर में उस पर्टिकुलर आइटम का। जैसे हम एग्जांपल, जैसे मैंने टाई एंड डाई शर्ट्स का दिया, टाई एंड डाई शर्ट्स का उन्हें पता है कि कम से कम 6 महीने तक इनका फैशन रखेगा, तो इतना ही रखेगा कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन है, यंगस्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 30 तक एज के लोग होंगे। तो ये जो है इनके उस पर्टिकुलर स्टोर में कितने इस रेंज के लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो फैशन जो है वो कितने महीने चलेगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना जो सामान वहाँ पे रखना होगा, परचेज करना होगा। दिस अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग में उन्हें बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फैशन मर्चेंडाइजर वर्किंग विद द डिज़ाइनर विल वंस अगेन ऑफर एक्सपर्टीज टू द डिज़ाइनर ऑन टेक्सटाइल एंड फैब्रिक। और जो अगर उनका डिज़ाइनर है तो उनको टेक्सटाइल और फैब्रिक के लिए भी सजेशंस वो दे सकते हैं कि कौन सा एक्यूरेट यूज़ होगा। इन द इवेंट दैट अ फैशन मर्चेंडाइजर इज़ वर्किंग फॉर डिज़ाइनर। अब जो है अगर वो डिज़ाइनर के अंडर वर्क कर रहे हैं कोई मर्चेंडाइजर, तो 3 हमने लेवल पढ़े हैं। एक जो है मैन्युफैक्चरिंग के उसमें काम कर रहा है मर्चेंडाइजर, मैन्युफैक्चर कर रहा है खुद कपड़ा जो भी फैशन आइटम है। दूसरा वो क्या कर रहा है, उसका खुद का स्टोर है तो वो सिर्फ अपना वो खरीदने का काम करना है। और थर्ड जो है वो किसी डिज़ाइनर के लिए काम कर रहा है। Given that a fashion merchandiser working for a designer, promoting the designer's product to store that may want to buy large quantity is a number one priority role. ठीक है, तो अगर वो मर्चेंडाइजर डिज़ाइनर के लिए काम कर रहा है तो डिज़ाइनर के प्रोडक्ट को प्रमोट करना जो है वो मर्चेंडाइजर का काम होता है। ठीक है, बेसिकली मार्केटिंग का। मर्चेंडाइजर जो है वो व्यापार होता है।
ठीक है, व्यापारी। ठीक है, आई बात समझ? यस मैम, यस मैम। हम्म, जो आपका अभी हमने बात की, जो ये है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, ठीक है, बाइंग यानी क्रय, और जो हमने अभी बात की प्रमोटिंग यानी संवर्धन। ठीक है, यस मैम। in the in the event a fashion merchandiser working with designer promoting the designer's product to store that may want to buy large quantities is a number। हाँ, अभी इन्हें क्या करना है, अब जो डिज़ाइनर है वो अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग स्टोर्स में देते हैं, तो वो प्रमोट करना बेसिकली सेल्स वाला पार्ट हो गया। अब वहाँ पे ये सेल का काम, यहाँ पे बाय परचेज या बाइंग का था, यहाँ पे बनाने का था, अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सेल का काम कर रहे हैं। प्रमोटिंग एंड सेलिंग वाला पार्ट आ जाता है कि वो बाकी स्टोर्स तक उनको पहुँचाएं, उनको उनके बारे में अवेल कराना, उस डिज़ाइनर के उस प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलर। नॉट ओनली इज़ द फैशन मर्चेंडाइजर रिक्वायर्ड टू हैव अ क्रिएटिव माइंड एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल, प्रोडक्शन स्किल्स must be sharp as well. Fashion merchandising promotes a designer's item through the use of fashion shows वेयर क्रिएशन एंड विजुअल। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी जो डिज़ाइनर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है कैसे करता है, फैशन शो के मीडियम से। तो वो जो है इसी की जो प्रमोशन की हमने बात की है, तो प्रमोशन किस तरीके से होता है, फैशन शोज़ के मीडियम से। ठीक है, फैशन मर्चेंडाइजिंग प्रमोट डिजाइनर आइटम थ्रू द यूज ऑफ फैशन शो वेयर क्रिएशन एंड विजुअल इफेक्ट आर एग्जैजरेटेड टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल बायर्स। ठीक है, वहाँ लाइटिंग होती है, म्यूज़िक होता है, इस तरीके से क्लोथ को प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करे। ठीक है, additionally fashion merchandisers seek out target market for a designer's clothing such as children clothing store, department stores और discount retailers। इसके अलावा जो है फैशन मर्चेंडाइजर जो पर्टिकुलरली जैसे सिंपल है बच्चों के लिए होगा तो उसमें बच्चों की के ऊपर फोकस, कलर्स वगैरह पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे तो उनके लिए अलग तरीके की मेथड्स यूज़ होंगी प्रमोशन की। रिटेलर्स है तो उनको डिस्काउंट वगैरह के मेथड से दिया जाएगा। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग इज सेलिंग। सेलिंग मतलब जो टारगेट ऑडियंस को सेलिंग, ठीक है, स्टोर को नहीं है। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग इज सेलिंग। अ फैशन मर्चेंडाइजर हु वर्क विद अ डिजाइनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलिंग फैशन आइटम टू स्टोर्स देन विच देन सेल्स टू कंज्यूमर। ठीक है, अब वो स्टोर जो है वो फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा। अगेन द मर्चेंडाइजर मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट फोरकास्टिंग मार्केट ट्रेंड। यही मैंने आपको बताया, जो फैशन इंडस्ट्री है मेन किस पर चलती है, फोरकास्टिंग के ऊपर, एक भविष्यवाणी करना कि ये जो ट्रेंड है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक चल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टोर में अपना आइटम रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ताकि बाद में वो सारा लॉट बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इससे सबसे मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो मेन आपको चीज़ें, क्रिएटिविटी वगैरह तो सब कुछ है ही, बाकी स्किल्स है। मेन इसमें जो स्किल आपको एक एज अ मर्चेंडाइजर चाहिए होती है वो होती है फोरकास्टिंग एंड मार्केट ट्रेंड। ठीक है, टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ द आइटम, कि कितना आइटम जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए शुरुआत में। क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मर्चेंडाइजर मस्ट ऑफर सजेशन ऑन हाउ द तो कपड़ा पहचानने की स्किल, कपड़ा बेचने की स्किल, जो प्रमोशनल स्किल, मार्केटिंग स्किल, फोरकास्ट करने की स्किल आपको होनी चाहिए। ये सब आए ना इसमें। ठीक है, और मार्केट ट्रेंड को पहचानना चाहिए, नॉलेज इस चीज़ की होनी चाहिए, लोकल फैशन के बारे में उनको पता होना चाहिए, कल्चरली क्या लोगों को क्या क्या पसंद आता है वहाँ वो जो टारगेट ऑडियंस है उनका, वो सब की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। क्रिएटिविटी जो है अपना डिस्प्ले कैसे करना है, कैसे अब एक आप जाते हो जैसे कि किसी भी स्टोर पे आप हमेशा जाओगे, हर बार जो है वो अलाइनमेंट सब कुछ अलग कर देते हैं, प्रेजेंटेशन कपड़े की अलग कर देते हैं, तो ये चीज़ की किस तरीके से आपने डिस्प्ले करना है आइटम्स को वो भी आने चाहिए। When a fashion merchandiser works for a retail store, responsibility include buying and presenting fashion item within the store.
मर्चेंडाइजिंग टेक्स प्लेस एट सेवरल लेवल इन फैशन इंडस्ट्री. देयर आर 3 लेवल. अब ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि मर्चेंडाइजिंग कितने लेवल पे होती है. ठीक है, सुन रहे हैं सब? मुझे लग रहा है सो रहे हैं सारे. Yes, ma'am. Three. सो हाँ, तो 3 लेवल पे होती है. पहला आपका है रिटेल, ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, बाइंग एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, रिटेल स्टोर सबको पता है कौन से होते हैं रिटेल स्टोर? No, ma'am. क्या होते हैं बताओ, कौन कह रहा है? मैम, जहाँ से हम लोग सामान लेके आते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर से जो डील करते हैं. हाँ, डायरेक्ट कंज्यूमर से जो डील करते हैं. रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, इट इज अ स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट फंक्शंस within the fashion industry. It is a business that moves the fashion world from designer showroom to retail chain. अब यहाँ पे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में आपका आता है डिज़ाइनर के शोरूम से जो सेल्स स्टोर हो, जो बेच रहे हैं. ठीक है, एंड इनटू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर. तो ये लेवल फर्स्ट लेवल होता है. इट इज़ अचीव बाय इंटरनल प्लानिंग दैट टेक्स प्लेस विद इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन. It ensures that adequate amount of merchandise are on hand and sold at price that a consumer are willing to pay. कि इतना यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जो क्वांटिटी है वो सही अमाउंट में हो. क्योंकि कंज्यूमर अगर कस्टमर अगर आ रहा है लेने, तो बाद में इतना उनके पास हो कि वो उनको सेल कर सके. तो ये आपका रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया. बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर गुड्स बाइंग कंसल्टेंसी. बाइंग एजेंसी एक्ट एज प्रोक्योरमेंट ऑफिस फॉर द बायर्स. अब जैसे कि जिनको खरीदना है, बायर कौन है? जो खरीद रहा है, स्टोर वाला. ठीक है, तो उनके मर्चेंडाइजिंग का काम. सेलिंग थ्रू बाइंग एजेंसी इज प्रॉफिटेबल फॉर एक्सपोर्टर एज इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड टाइम सेविंग. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग एजेंसी इज टू आइडेंटिफाई वेंडर्स. अब इनको क्या करना है कि कौन बेचने वाला है. जैसे हमें कोई, हमारे स्कूल में फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमें अगर कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, हम वेंडर्स के से खरीदते हैं. हमने आइडेंटिफाई करे हुए हैं, बाइंग एजेंसीज है, हमें पता है उनसे ख़रीदना है. वहाँ पे उनके वेंडर्स है कुछ पर्टिकुलर. हाँ, वो फिर कॉस्ट वगैरह कोई भी चीज़ होती है वो हम उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं, और हम उसे कोई भी हम पहले मंगवा के चेक कर सकते हैं आइटम को, और फिर हम अपना जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं. तो दूसरा मीडियम क्या हो गया? किसी वेंडर या किसी बाइंग एजेंसी के थ्रू. तो सेकेंड लेवल हमारा होता है कि कोई बेचने वाला एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो जैसे लोग बिड्स वगैरह डालते हैं ना, देखा है कि वो लगती हैं कि टेंडर्स निकलते हैं कि ये हैं, आप इतने में खरीदोगे, इतने न्यूज़पेपर्स में आते हैं. तो वो बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग में आता है. ठीक है, ये सब कुछ किया जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, सब कुछ किया जाता है. दे कीप अ रेगुलर कंट्रोल ओवर क्वालिटी. और इससे क्या होता है कि एक कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बनता है, और जो है फिर हम अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव करते हैं. थर्ड है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग. एक्सपोर्ट हाउस यानी कि अब क्या कर रहे हैं आप? बाहर भेजे. टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ द बेस्ट एंड टू अंडरस्टैंड दिस इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन एन एक्सपोर्ट हाउस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजर इन एक्सपोर्ट हाउस, द बायर मर्चेंडाइजर एंड द प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर. अब जब आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 2 मर्चेंडाइजर इन्वॉल्व होंगे, एक जो बना रहा है और दूसरा जो खरीद रहा है. द बायर जो है मर्चेंडाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बायर एंड मैन्युफैक्चरर. ठीक है, जो बायर खुद बायर है, जो खरीदने वाला है वो, और जो बनाने वाला जो एजेंसी है वो, उनके बीच में बायर मर्चेंडाइजर लिंक क्रिएट करने में मदद करता है. दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एज पर रिक्वायरमेंट. बेसिकली जो खरीदने वाला है उसको नॉलेज नहीं है, तो बायर मर्चेंडाइजर उनको बाकी चीज़ें असेसमेंट करने, क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ चेक करने में मदद करता है. सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग, सैम्पलिंग, कम्युनिकेशन विद द बायर. कि कहाँ से लेना है, क्या सैम्पल कैसा होना चाहिए, ये सब, और उनके साथ बात करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन? बायर, ये वाला मर्चेंडाइजर. द प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर ऑन द अदर हैंड आर अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड बायर. अब वो वाला किसके बीच में है? बायर मर्चेंट्स
अब वो ये बायर मर्चेंट जो हमने जो लिंक बन रहा था मैन्युफैक्चरर और उसके बीच में, बायर के बीच में, अब वो जो है उसके बीच में एक और मर्चेंडाइज़र जो होता है वो अब हमारा होता है मैन्युफैक्चर मर्चेंडाइज़र, ठीक है, सॉरी हमारे समझ नहीं। प्रोडक्शन मर्चेंट। अब जो बनाने वाली एजेंसी है वो और जो बायर मर्चेंट है वो, उनके बीच में जो लिंक होता है वो प्रोडक्शन मर्चेंट होता है। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन गोज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ बायर। तो ये भी उनका भी वही सेम काम है कि प्रोडक्शन जो है वो शेड्यूल में सही टाइम पे हो जाए और जैसे उन्होंने प्लान की है वो जो हाँ डिमांड है वो उसको इंश्योर करना बेसिकली। मैम ये क्लियर नहीं हुआ इनका डिफरेंस। देखो नहीं, एक आप देखो यहाँ चार है, एक जो बनाने वाला प्रोड्यूसर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, एक फाइनल जो बायर जो खरीद रहा है, जैसे स्टोर मैनेजर, स्टोर है कोई, वो स्टोर वाला है, वो खरीदने वाला है, उसके पास जाएगा, और बनाने वाली एजेंसी है जो बना रही है। इनके बीच में अब दो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, एक जो बायर की साइड पे है और एक जो बायर, ये वाला बायर की साइड पे है, और एक जो है वो उसकी साइड पे, प्रोडक्शन वाले की साइड पे है। आया बात समझ? आई नहीं है? दोबारा बताऊं? मैम एक बार और समझा दो। हाँ, चार लोग हैं इसमें। एक मिनट। इसका पेन कहाँ गया? अब इसमें देखो चार लेवल हैं। एक जो है ये आपका, सॉरी, एक जो है ये लेवल है, फर्स्ट लेवल, जो क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, ये है आपका प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो होता है, ठीक है। अब इसका एक मर्चेंडाइजर है, ठीक है, प्रोड्यूसर मर्चेंडाइजर, ये इसके एंड पे काम कर रहा है, ठीक है, आई बात समझ? यस मैम। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ये है बायर जिसको खरीदना है, ये कोई स्टोर मैनेजर हो सकता है, स्टोर का मतलब ओनर हो सकता है। इसकी साइड पे है बायर मर्चेंडाइजर, ठीक है। अब ये जो है ये इनकी डिमांड फुलफिल करेगा, और ये जो है ये इनकी डिमांड फुलफिल करेगा कि सही टाइम पे जो है इनका, इनके बीच का एक लिंक है। अब ये वाला जो है आप देख रहे हो, आप बायर मर्चेंडाइजर है, ये प्रोड्यूसर से डायरेक्ट डील नहीं कर रहा, वो किससे डील कर रहा है, प्रोड्यूसर मर्चेंडाइजर से। तो इसके बीच और इसके बीच का लिंक बन रहा है ये, आई बात समझ? यस मैम। और ये वाला जो है ये डायरेक्ट बायर से नहीं कर रहा, ये बायर मर्चेंट और ये प्रोड्यूसर के साथ बना रहा है लिंक। अब आई बात समझ? यस मैम आ गया। ठीक है।
Other concept and requirement in fashion merchandising that one need to understand are target market. आपको मेन चीज़ है, आपको टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। कौन है आपके, कितने एज ग्रुप के, फीमेल है, मेल है, क्या आपकी टारगेट मार्केट है। रूरल एरियाज में कर रहे हो आप, इसमें कर रहे हो, अर्बन एरिया में है, आपकी मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, कौन आपके टारगेट मार्केट, तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। So it is defined as the category of consumer one is targeting at for the selling product. It is essential to understand the target market as this will allow the sales department to focus on the category of consumer who are most likely to purchase the offering. तो इससे वही आपको पता चल जाता है। इट इज़ टू इंश्योर द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ मार्केट। आपको अगर क्लैरिटी है कि आपका कौन सा सामान खरीदेगा, अब आप पॉपुलेशन एनालिसिस भी कर सकते हो कि कितने परसेंट आपको जो आपके लोग हैं वो खरीदते हैं, कितने आपके विजिट करते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपको कितना सामान खरीदना है, कितने में आप बेचोगे, कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। दिस कैन बी डन थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इस वाले चैप्टर में डेफिनेशंस पे बहुत फोकस करना। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार विभाजन। ठीक है, टारगेट मार्केट यानी आपकी लक्षित बाजार। ठीक है अमृता, यस मैम। समझ आ रहा है? कुछ दिक्कत तो नहीं है हिंदी में? तो आप ही में बोल देती हूँ। हाँ, अपनी बुक निकाल लो और साथ में उसमें मार्क करते रहो वो टर्म्स। ठीक है, अगर पर समझ में अगर कुछ नहीं आए तो बोल देना कि हम ये पॉइंट नहीं आ रहा मुझे समझ। मार्केट सेगमेंटेशन is a strategy that involves dividing target market into subsets of consumer who have common needs and applications for the goods and service offered in the market. वो ये मार्केट सेगमेंटेशन यानी ओवरऑल आप मार्केट जो है उसको सबसेट ऑफ कंज्यूमर में डिवाइड कर, जैसे में आ गया मेल फीमेल। आप जैसे नॉर्मल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें फ़िल्टर का पॉइंट आता है मेल फीमेल, उसके बाद आपका आता है कि बजट के अकॉर्डिंग करना कि कौन करेंगे। फिर मेल फीमेल में भी बच्चों में और बड़ों में आ जाता है। फिर उसमें आपका ट्रेडिशनल और जो है वो आपका मॉडर्न में आ जाते हैं कपड़े। ठीक है, इस तरीके से आप अपने मार्केट को डिवाइड कर करके वो सेट्स में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से सब सेट में आएगा और उसके कितने वो है लोग हैं उसके आपके ख़रीदने वाले, और उसको आपको कितने अमाउंट में बनाने की और किस रेंज तक बेचने की आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होगा। सो मार्केट कैन बी सेगमेंटेड इन वेरियस वेज। मैंने कहा ना डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक यानी कि लोगों की पॉपुलेशन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, जो मैंने अभी आपको बताई है क्या है डेमोग्राफिक, कि लोगों के बेसिक कि लोगों कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ की क्या एज ग्रुप है, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, एजुकेशन कितनी है, इनकम कितनी है। फिर आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक यानी कि वही है सिटीज़, स्टेट क्या है, कौन से रीजन में है। फिर अब क्लाइमेट के बेसिस पे भी आप कर सकते हो कि वहाँ पे जो है क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है, बरसात वाला है, जो भी है। फिर आपका है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल लाइक सोशल एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, लेजर, परसूट, नीड्स एंड वांट्स। फॉर एग्जांपल कि जो लोग साइकोग्राफिक में आपका आता है लाइफस्टाइल। अब जैसे लोग अगर आपको लगता है स्पोर्ट्स वाले हैं तो स्पोर्ट्स का कितना इंटरेस्ट रखते होंगे, आपकी जो है स्पोर्ट्स वेयर में आपका ये वाली चीज़ें आ जाएंगी कि क्या है, स्विमिंग सूट्स उसमें पर्टिकुलरली अगर आप बेचना चाह रहे हो, आप ट्रैक सूट्स कि जिन्हें जॉगिंग वगैरह जितने लोग करना चाहते हैं, साइकिलिंग के लिए अलग एक्सेसरीज़ वगैरह आती हैं, तो ये सब इसमें आपका योगा के लिए अलग आती हैं, तो वो आपकी ये सब एक्टिविटीज़ आ गई। ये वो हो गया साइकोग्राफिक, जो किस तरीके की हॉबीज़ वगैरह लोग इंटरेस्ट और ये सब फॉलो करते हैं।
फिर आता है बिहेवियरल सेगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस मैनी टाइम्स रेटिंग ऑफ यूसेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज डन, कि जो है लोगों को कुछ ना कुछ, जैसे कि डिस्काउंट वगैरह वाले जो लोग होते हैं जिनको डिस्काउंट से अट्रैक्ट होते हैं, जो कोई और सर्विस किसी मतलब वो बाय वन गेट वन ऐसे ऑफर्स वगैरह से, तो वो बिहेवियर में आ जाता है। एज अ मर्चेंडाइजर वन नीड्स टू ये एक बार हिंदी वाले में भी टर्म्स कर लेते हैं। ये आपका डेमोग्राफी यानी कि जननांक की है, ठीक है, इसमें एज वगैरह जेंडर का आ जाता है। भौगोलिक यानी कि कौन सी जगह पे है। मनोवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति प्रकार परक यानी कि जो आपका कैसे काम करते हैं, क्या शौक है लोगों के। व्यवहारगत यानी कि कैसे चीज़ों के लोग बिहेवियर, मतलब कैसे पैटर्न क्या है, इंस्टेंटली खरीदते हैं, ऑफर दे के खरीदते हैं, ये सब के बेसिस पे, ठीक है। लोग पूरा प्रॉपर सर्वे कर कर खरीदते हैं या ऐसे ही खरीद लेते हैं। राइट मर्चेंडाइजिंग राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, ठीक है। आपका व्यापार के लिए सही बातें क्या हैं, सही व्यापार करना, राइट मर्चेंडाइज लेना। रिटेलर मस्ट फिल द देयर शेल्फ्स विद द मर्चेंडाइज दैट कंज्यूमर, वही मैंने कहा टारगेट ऑडियंस पहचानना, सही प्रोडक्ट को सही जगह पर रखना। एट अ राइट प्लेस, वही है राइट प्लेस होना चाहिए। राइट टाइम, सही जगह सही समय पर, जब वो ट्रेंडिंग है तभी रखिए उस जगह को, पता है कि वो उसका फैशन जाने वाला तब आप लेकर आएंगे तो आपका नुकसान होगा। राइट क्वांटिटी, सही अमाउंट में। राइट प्राइस, जो वो खरीद सकते हैं विद राइट प्रमोशन, ठीक है। तो फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन structure include a clear understanding of the authority and responsibility for each job to be done. Organization system differs with the differences in type of merchandise, size of retail firm and target consumer. अभी कितने तरीके से बिजनेस चलता है ये। एक होता है स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर और चेन स्टोर। चेन स्टोर कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? फॉर एग्जांपल रिलायंस के जो चेन हाँ, स्टोर्स हैं, हाँ, डोमिनोज वगैरह। हाँ, जिनके सेम नाम से अलग अलग जगह पे स्टोर चलते हैं। फ्रेंचाइज भी ली जाए। हाँ, जो उनकी फ्रेंचाइज भी आ सकती है और वो भी आ सकता है। स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर यानी कि छोटा सा स्टोर है, जैसे लोकल आपके यहाँ वो शॉप्स वगैरह खुली होती हैं। डिपार्टमेंट स्टोर बड़े लेवल का स्टोर है बट सिंगल है, ठीक है। और चेन स्टोर आपको पता है। ये रहा स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर इज अ नेबरिंग स्टोर, जो घर के पास होता है। दीज आर द ओनर्स एंड फैमिली ऑपरेटेड स्टोर, ठीक है। ये हो गए स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर। सिंगल यूनिट स्टोर यानी कि आपका छोटा एकल इकाई स्टोर। इसकी डेफिनेशन आती है, ये याद रखना, ये मेन चीज़ है आपके इस चैप्टर की। डिपार्टमेंट स्टोर कंसिस्ट ऑफ सेपरेट सेक्शंस नोन एज अब देखो नाम में ये डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। क्लोथिंग, स्पोर्टिंग, ऑटोमोटिव, हेल्थ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये सब। तो डिपार्टमेंट स्टोर ये इसमें सारी चीज़ें जो मिलती हैं। सम डिपार्टमेंट स्टोर में ऑल्सो सेल फूड प्रोडक्ट्स। ये जो आप जैसे स्पार हो गया, ये क्या है, डिपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है। डिपार्टमेंट स्टोर को विभागीय स्टोर बोलते हैं। स्टोर श्रृंखला यानी कि चेन स्टोर आर रिटेल आउटलेट्स। अब ये रिटेल आउटलेट्स है प्रॉपर, और जहाँ पे जाके लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि H&M का हो गया, उसके अलग अलग स्टोर्स हैं। कपड़े के फैशन के उसमें मैं बता रही हूँ। लाइफस्टाइल हो गया, इसके अलग अलग चेन स्टोर्स हैं, ठीक है। मेजर डिविजन्स क्या होती है? मर्चेंडाइजिंग डिवीजन, सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन, फाइनेंस एंड कंट्रोल डिवीजन, ऑपरेशनल डिवीजन। अब इन्हीं स्टोर्स वगैरह में मर्चेंडाइजिंग यानी जिनका काम होता है खरीदना, मर्चेंडाइज प्लान करना, कंट्रोल करना, बेचना, और फैशन कोऑर्डिनेशन। बेसिकली जो फैशन जो चलता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो मर्चेंडाइजिंग के बेस के पे ही होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन, एडवर्टाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, स्पेशल इवेंट्स, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, ये सब इसमें आता है। तो जो आपके फैशन शोज़ वगैरह होते हैं वो सेल्स एंड प्रमोशन के अंडर आते हैं। फाइनेंस एंड कंट्रोल,
जो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना बिक गया, कितना खरीदना है, कितना बचा हुआ है, ये सब आता है। ऑपरेशनल डिवीजन मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटी, स्टोर्स एंड मर्चेंडाइज, प्रोटेक्शन, पर्सनल, कस्टमर सर्विस, कैसे काम चलेगा, लोगों को हायर करना, ये आपका रिसोर्स मैनेजमेंट वाले में आ जाता है आपका, कि कैसे काम चल रहा है, क्या फैसिलिटी है, कौन बिलिंग वाला के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके लिए हेल्प करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है स्टोर में, ये सब होता है। पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर में फंक्शन सेपरेटली इन स्टोर इधर लार्ज पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिवीजन में आपका आएगा कि जो फंक्शन सेपरेटली इफ द स्टोर ऑपरेशंस आर वेरी लार्ज, ये अगर बहुत लार्ज स्केल का है तो उसमें ये डिवीजन अलग अलग चलती है। रिपेयरिंग, ये वाला एक बार हिंदी वाला कर लेते हैं। तो व्यापार विभाग हो गया जो मेन फैशन डिसाइड करता है कब तक चलेगा। विक्रय हो गया जो आपका प्रमोशन वगैरह और बेचने वाला। वित्त और जो पैसे वगैरह का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रचालन की सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है, स्टोर में सही मतलब इनफ वो है, स्टोर में आइटम्स इनफ है, सारी फैसिलिटी अच्छे से मिल रही हैं, और जो है उनको देखना। क्रमिक शाखा स्टोर, यदि स्टोर प्रचालन बहुत बड़े हैं तो यह विभाग अलग से कार्य कर सकता है। अब इसमें करियर के लिए आपको क्या है मेन, देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है फोरकास्टिंग एबिलिटी सबसे टॉप मोस्ट आती है। अगर आपने करना है तो क्या स्किल होनी चाहिए आपको, फोरकास्ट करने की। फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान योग्यता, कि क्या ट्रेंड चलता है। और ये कैसे समझ आता है, कोई ज्योतिष तो है नहीं कि सबको पता चल जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है, किस तरीके से पैटर्न चलता है, तो उससे आपको समझ आएगा। फॉर द रीज़न दैट दिस करियर कम्बाइंस स्टाइल्स विद बिजनेस सेंस एंड अ फ्लेयर ऑफ फैशन अलोन विल नॉट ब्रिंग यू सक्सेस, रादर देयर आर 3 प्राइमरी स्किल्स जो हमें फैशन डिज़ाइनर, मर्चेंडाइजर या मार्केटर को होनी चाहिए। फोरकास्टिंग एबिलिटी, एसेंशियल पार्ट ऑफ द करियर, दिस रिक्वायर थरो नॉलेज ऑफ पास्ट फ्यूचर ट्रेंड। ठीक है, कितने जो है कि आपने प्रॉपर नॉलेज रखी, प्रॉपर स्टडी कर रहे हो इसको और हमेशा करते जा रहे हो, तो आपको समझ आता है कि क्या जो है कितनी टाइम तक चल सकती है। कई बार जो है मिनट्स ऑफ चेंज, समटाइम्स मिनट्स चेंजेस विद फैशन इंडस्ट्री, बिल्कुल कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मिनट्स में जो है वो फैशन चेंज हो जाता है। अवेयरनेस ऑफ हाउ द मार्केट ऑफ एन आइटम कंट्रीब्यूट टू दिस फैशन ट्रेंड, मोर ओवर दे मस्ट बी एबल टू कीप वेल अहेड दिस फैशन ट्रेंड, कैपिटलाइज ऑन देम इन टाइम। एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब होता है विश्लेषणात्मक योग्यता। वो ये आपको अब स्टडी कर रहे हो कैसे किस चीज़ को किससे रिलेट करना है, ये समझ आना चाहिए। तो ये आपका इसमें कॉमर्स और आपकी आर्ट्स दोनों चीज़ें मिलकर जो है ये मिलकर काम करती हैं इसमें। तो फैशन मर्चेंडाइजर एंड मार्केटर मस्ट बी एबल टू एनालाइज द डॉलर सेंस पार्ट ऑफ द जॉब। डॉलर एंड सेंस पार्ट ऑफ द, डॉलर क्या मतलब वही पैसे से और कि थोड़ा लॉजिक लगाकर। दिस मीन्स दैट दे मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इकोनॉमी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज एंड हाउ सर्टेन स्टाइल विल फिट इनटू अ कस्टमर बजट। तो ये जो आपका एनालिसिस करना कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल को किस, जैसे मैंने सिंपल बताया आपको कि एक उनको मेन डिज़ाइनर का परसेप्शन था कि उसमें शाइनी क्लोथिंग होनी चाहिए। अब अगर उनका टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास लोग हैं तो अब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पीस ऑफ क्लॉथ नहीं कर पाएंगे, तो एक इसका एक चीप ऑल्टरनेटिव भी निकाल कर आना वो भी इसमें आता है। दे मस्ट जिगल अ कॉम्प्लेक्स सेंस फैक्टर्स दैट इंश्योर टू मेक द प्रॉफिट फॉर देयर एम्प्लॉयर्स। तो अपने प्रॉफिट कमाने की सेंस बेसिकली इसमें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये आपकी इंटरपर्सनल में आ जाती है कि लोगों के साथ कैसे आप डील करते हैं, कैसे लोगों को आप लेकर आएंगे। तो संप्रेषण योग्यता, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने खरीदने के लिए, कैसे अलग अलग मेथड से प्रमोशन करनी है, अपने मार्केटिंग करनी है। क्लियर है ये चीज़, ये आपके मेन 3 स्किल्स जो आपको चाहिए होती है। फैशन डिज़ाइनर टिपिकली नीड टू एसोसिएट, अब क्या आपने स्टडी करना है, बैचलर्स डिग्री होती है फैशन डिज़ाइनिंग में। सम फैशन डिज़ाइनर्स ऑल्सो कंबाइन फैशन डिज़ाइन डिग्री विद बिजनेस मार्केटिंग, MBA करते हैं कुछ लोग इसके बाद। There are several degree programs in fashion design and merchandising. You can earn certificate and diploma भी कर सकते हैं आप, और a bachelor degree in this field. Your choice of depend upon the number of factors
अब ये रहे इसमें कोर्सेज। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज इन फैशन मर्चेंडाइजिंग कैन यूजुअली बी कंप्लीटेड 6, वो ये सर्टिफिकेट से डिग्री कोर्स 1 साल तक हो, डिप्लोमा कोर्स 6 महीने से 1 साल, सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है, डिप्लोमा 1 साल का होता है। द प्रोग्राम ड्यूरेशन इज सो शॉर्ट दैट द कोर्स वर्क विल फोकस ऑन द एक्चुअल जॉब ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग। A certificate or diploma program may suit you if you do not have the patience for long term schooling and if you want to be able to enter fashion field more quickly। तो एक तो आप जल्दी करना चाह रहे हो, और मोस्टली लोग डिप्लोमा डिग्री तब करता है जब उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली होती है, जस्ट उन्हें रिवीजन या थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होने चाहिए होती है, तो उसके लिए लोग ये शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स करेंगे। डिग्री कोर्स अगर आपने करनी है तो दे आर 2 year मास्टर प्रोग्राम दैट कंबाइंस टू, अब आप एक ग्रेजुएशन कर फिर 2 साल का मास्टर कर आओगे तो आपका आएगा, और इसमें स्पेशलाइज्ड होगा बेसिकली आपका कोर्स। इसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी। रिक्वायरमेंट विद फैशन एंड बिजनेस कोर्सेज। बैचलर्स डिग्री जो है वो 3 साल का या 4 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। फैशन डिज़ाइनर फैशन मर्चेंडाइजिंग का 4 year प्रोग्राम एंड कंबाइन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लिबरल आर्ट रिक्वायरमेंट विद फैशन बिजनेस कोर्सेज। इफ़ यू हैव अ पेशेंस फॉर लॉन्ग टर्म स्कूलिंग, the desire for a broader education, yearning for various promotion opportunity, बैचलर डिग्री में भी suitable to you, ठीक है। होम साइंस में जो ये कोर्स है आपका, इसका फैस में आता है, फैशन एंड अपैरल साइंस में आता है ये कोर्स। होम साइंस की स्पेशलाइजेशन जो मास्टर्स इसमें कराते हैं। ग्रेजुएशन आपकी होम साइंस में होती है, फिर मास्टर्स होती है आपकी 2 साल की इसमें फैब्रिक्स एंड अपैरल। स्कोप अब इसका क्या है, मैनी आर अट्रैक्टेड, हिंदी में बताऊँ नम्रता आपको कि समझ आ गया ये वाला एजुकेशन वाला पार्ट? मैम एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, इसमें आपका ये वाला तो क्लियर हो गया था। कहाँ गया? हाँ, एक आप प्रमाण पत्र वाला जो सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है। जल्दी आपको घुसना है तो आप ये वाला कोर्स करोगे। उसके बाद आपका, बट इसमें ज़्यादा नॉलेज आपको डीप में नहीं मिलेगी, बेसिक आपको मेन चीज़ें बताई जाएंगी बस। 2 स्नातकोत्तर कोर्स है, आप किसी चीज़ में ग्रेजुएशन कर चुके हो, फिर आप 1-2 साल की मास्टर्स करोगे, तो उसमें आपको मेन स्पेसिफिकली इसी कोर्स के ऊपर फोकस्ड होंगी, तो उसको हम स्नातकोत्तर कोर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको वो ये फैशन और व्यवसाय पाठ्यक्रम को कैसे चलाना है उसके बारे में नॉलेज मिलती है। थर्ड जो है वो आता है आपका जो प्रॉपर ग्रेजुएशन या स्नातक कोर्स है, 4 साल का, 3 होम साइंस में 3 साल का ग्रेजुएशन होती है और 2 साल की स्नातकोत्तर होती है। अगर आप कॉमन कोर्स कर रहे हो इंटीग्रेटेड वाला तो आपका 4 साल का वो कोर्स होगा। इसमें आपको सारी चीज़ें पूरा डिटेल में कराई जाती हैं, ठीक है। और जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं 4 साल की, वो ये वाला कोर्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका स्कोप क्या है, मैनी आर अट्रैक्टेड टू परस्यू करियर इन फैशन इंडस्ट्री ड्यू टू ल्यूक्रेटिव इनकम अपॉर्चुनिटीज़। इस फील्ड में इनकम के बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। अब तो ऑनलाइन जब से ये हो गया है सिस्टम शॉपिंग वाला, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ हुई है इस फील्ड में। In addition, the idea that you can succeed on your own further motivates aspirants. As a matter of fact, one of the most third profession fashion designer is self-employed. अब मैंने जैसे बताया ऑनलाइन में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो फैशन मर्चेंडाइजर या डिज़ाइनर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का बुटीक खोल सकते हो आप। सिंपल, अगर आपको नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है इस एरिया में, पर इसमें सिर्फ आपको स्किल होना इसमें काफ़ी नहीं है, आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट होना काफ़ी नहीं है, आपको पूरा बिजनेस में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो, ठीक है। तो इसमें आर्टिस्टिक, रिपीट कर दो ये जो भी आपने बताया, एक बार और बता दो। ये वाला तो मैं सिंपल बताया आपको कि आपको दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ, जैसे आपका फैशन में इंटरेस्ट है तो यही काफ़ी नहीं है, आपको बिजनेस एस्पेक्ट, आपको कैसे प्रॉफिट कमाना है ये भी आना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका स्कोप इनकम का बहुत है, क्योंकि ऑनलाइन जब से मार्केट स्टार्ट हुई है तब से ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, बिकॉज अब लोग घर पे बैठे बैठे अपना खुद का मर्चेंडाइज खोल लेते हैं। आप ऑनलाइन इनकी साइट्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और डायरेक्ट जो है लोगों को सप्लाई कर सकते हो आप,
ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी, और लॉकडाउन में स्पेशली काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है इस एरिया में। इन जनरल फैशन स्मॉल स्केल वाले ज़्यादातर, क्योंकि लोगों ने डिज़ाइनर कपड़े ज़्यादा नहीं लिए, बट जो स्मॉल स्केल लोगों को वाले थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इससे कमाया। इन जनरल फैशन डिज़ाइनर प्रोफेशंस हैव इनेट आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव quality. They use their creative gifts and artistic talent to create unique design fashion application. Today fashion designer profession are in demand in a variety of industries. Since there is a constant demand of fashion designer, especially in a particular field, most of the aspirant focus their talent on the specialized fashion like interior designing, merchandise, डिस्प्ले। हाँ देखो, अब फैशन का मैंने जैसे आपको बताया, सिंपल पहनने वाले कपड़े नहीं आते, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले कपड़े भी आपके, जैसे कि सोफ़ा कवर्स हो गए, कुशन्स हो गए, कर्टन्स हो गए, लोग ये भी फैशन में ही डालते हैं। और इसके भी काफ़ी, जैसे आपको लॉकडाउन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, बट लोग क्योंकि घर में थे तो लोगों ने इंटीरियर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो उस एरिया में भी जो है ये आप चला सकते हो। बेसिकली अब वही आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट कि आप किस तरीके से अपना काम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो वही ना, टारगेट ऑडियंस क्या, कब कितना ट्रेंडिंग है वो पहचानना इसमें ज़रूरी होता है। किस समय या टाइम पे किसकी ज़्यादा नीड है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना। Currently, there are a number of fashion designer career available. Some of the more of the popular fashion design careers that you could consider as follows. Visual merchandise designer, आप क्या क्या पोस्ट पे आप जा सकते हो, विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइनर बन सकते हो। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग विंडो डिस्प्ले, अरेंजिंग स्टोर मर्चेंडाइज, क्रिएटिंग प्रॉप्स, एक्सेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग क्लोथिंग प्लेसमेंट। ये वो है जो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विजुअल है। अब स्टोर में जाते हो, मैनिक्विन्स के ऊपर किस तरीके से कपड़े होते हैं, लगे होते हैं, किस तरीके से स्टोर में कपड़े अरेंज है, वो सब होता है ताकि लोग आके अट्रैक्ट हो और देखें। तो ये ज़्यादातर काम किस पे करेगा, सिर्फ जो फिजिकल स्टोर्स पे ही काम करेगा। तो ये पहला हो गया विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइनर, समझ आ गया। यस मैम। तो ये काम कर सकते हो। दूसरा है फैशन डिज़ाइनर, वो तो आपको पता है, जिनके खुद के लेबल्स होते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर होते हैं, जिनके जो फैशन शोज़ वगैरह जिनके चलते हैं, तो वो तो फैशन डिज़ाइनर होते ही हैं। इसका तो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। सेट डिज़ाइनर, द नेम इम्प्लाइज, सेट डिज़ाइनर आर प्राइमरीली असाइन्ड टू कंसेप्चुअल डिज़ाइन नीड्स इन मूवीज़, टेलीविजन। तो मैंने जैसे बताया, इंटीरियर्स बेसिकली जो आता है आपका, कि सेट डिज़ाइनर जो शोज़, टीवीज़, मूवीज़, इनके बैकग्राउंड पे जो सेट होता है, उस पर किस तरीके वो कैसे वो एनहांस होगा, कैसे वो उस पर आएगा, कैमरा पे अच्छा लगेगा, वो सब जो है वो करते हैं। म्यूज़ियम वगैरह में भी, ट्रेड शोज़, यहाँ पे भी सेट डिज़ाइंस किए जाते हैं। जहाँ भी सेट लगेगा कहीं पे भी, वहाँ पे सेट डिज़ाइनर का काम भी आप कर सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर भी आपका मैंने बता दिया। इंटीरियर डिज़ाइनर यानी आंतरिक सज्जाकार। आंतरिक सज्जाकार बेसिकली जो आपके घर के इंटीरियर्स डिज़ाइन करते हैं। इंटीरियर्स मतलब वॉल के साथ कौन सा कलर, आपका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, आपका कैसी वो कर्टन्स होने चाहिए, कैसे आपको वो वॉल पे कोई भी अपनी चीज़ लगानी, किस पैटर्न में लगाओगे ताकि रूम सुंदर लगे। बेसिकली ये सारा फ्लावर अरेंजमेंट जो हमने उसमें पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, वो सब जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर में आता है, ठीक है। अब इंटीरियर डिज़ाइनर की डिमांड कहाँ कहाँ होती है, आपके रिटेल स्टोर्स, होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इन सब में। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका एक चैप्टर बचा है बस, वो कल करेंगे। अटेंडेंस, आज तो बहुत लंबी क्लास हो गई, पता नहीं। चलो, मैम कल भी क्लास है? नहीं कल नहीं है। हाँ ले रही हूँ, बोलो। खुशबू, नेहा, पूजा, डिम्पी, आकांक्षा, यस मैम, आकांक्षा प्रेजेंट। संगीता, मैम। प्रेजेंट मैम। नीतू, नेहा गुप्ता,
सपना, प्रेजेंट मैम। रिया, दृष्टि, प्रीति, प्रेजेंट मैम। दिव्या, मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम। नजीना, मैम मेरी नहीं। हाँ प्रेजेंट मैम। नजीना, हंसिका, प्रेजेंट मैम। रिजवाना, रिजवाना, पलक, पुण्या, रोशनी, प्रेजेंट मैम। अंजलि, नंदिनी, सिमरन, प्रेजेंट मैम। राखी, प्रेजेंट मैम। निकिता, प्रेजेंट मैम। कृतिका, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, अंजलि, सिया, ज्योति, प्रेजेंट मैम। आदित्य, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, आस्था, प्रेजेंट मैम। नीतू, प्रेजेंट मैम। श्रुति, अनन्या, प्रेजेंट मैम। आयुषी, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। आफिया, तान्या, निधि, प्राची, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम। अमृता, प्रेजेंट मैम। संध्या, सॉरी साधना, शिखा, नाहिद, प्रेजेंट मैम। स्वाति। मैम वो प्रेजेंट है, हाँ उसका माइक माइक ठीक है। मैम नंदिनी 22 नंदिनी प्रेजेंट है। 22। और कोई रह गया फटाफट बोल दो, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। 22 नंदिनी, ठीक है। और कोई है? नहीं है, चलो लीव कर दो।